Acha, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture, we are going to continue our discussion regarding chapter number 6, that is Committees of the Board of your book, that is Corporate Governance for Pakistan by Dr. S. A. Bhatt. In the previous lecture, we discussed about different types of committees, including Remuneration Committee, including nomination committee, including audit committee, etc. In today's lecture, we are going to continue that discussion, and the topic that we are going to discuss for today's lecture is basically the situation of your executive or non-executive directors regarding all the committee matters in Pakistan. We are going to explore that what is the current situation in Pakistan regarding the कमेटीज़ मैटर, यानी जो कमेटी के मैटर्स होते हैं वो पाकिस्तान में उसकी क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पे हमने सिचुएशन पाकिस्तान में जहाँ बात की जाती है तो आपने एक जो एक फ़र्क आपके दिमाग में वैसे ही रहना चाहिए, वो ये है कि जहाँ पे हम बाहर किसी दूसरे मुल्क की बात करते हैं वहाँ पे इंडिविजुअल जो है ना इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है कि द इंस्टीट्यूशंस आर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। जब वो इंस्टीट्यूशन शेयर्स परचेज करते हैं और फिर सारा उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा होता है, ओवरसाइट कर रहा होता है, उनको देखने का तरीका ही कुछ और है। मतलब वो अगर कोई कमेटी भी बना रहे होते हैं उसमें भी वो इंटरप्ट करते हैं कि हु इज़ गोइंग टू बिकम द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, कौन इस कमेटी का मेंबर कौन बनेगा, कौन क्या चीज़ कर रहा होगा कमेटी किस पर्पज़ के लिए। यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट, वो खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ों को चला रहे होते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह क्या कहते हैं, उनकी जो एक ओवरव्यू करने की सलाहियत होती है या ओवरव्यू करने का सिस्टम होता है, डेट इज़ फार बेटर देन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। द वर्स्ट थिंग अबाउट द पाकिस्तान इज़ दैट वी आर depending on the institutional investor. Moreover, the most of the companies uh, listed in Pakistan Stock Exchange are family oriented companies. अब family oriented companies क्या होती हैं कि फैमिली के यानी कजन्स हो गए या बाप बेटा भाई वगैरह मिलके ये सारी एक कंपनी बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी कमेटी होती है उनमें तमाम के तमाम लोग इनके अपने होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल बाप ने कमेटी बनाई है तो जी बेटा उसका चेयरमैन बना दिया, तमाम मैटर्स को खुद ही डील कर रहे होते हैं, खुद ही शेयर्स के मालिक होते हैं, 80% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास रख रहे होते हैं, 20% सिर्फ मार्केट में देते हैं। और अगर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल सॉरी इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी मैं अगर चाहूँ तो मैं पीएसओ का शेयर परचेज कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो सुई नॉर्दर्न गैस का शेयर परचेज कर सकता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन द कंपनी, कंपनी में कौन कौन से काम हो रहे हैं, क्या कमेटी बन रही है, क्या मैटर्स हैं। आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर दैट एक्टिविटी। मेरा ज़्यादातर लेना देना क्या होगा कि मुझे अर्निंग कैसे होगी, मैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है आज उसका शेयर 10 रुपए का, कल को वो 12 रुपए का हो जाए तो मुझे पर शेयर 2 रुपए बच जाए। बस मेरा इतना ही स्टेक है, मेरा इतना ही इंटरेस्ट है विद इन द कंपनी। The situation in Pakistan is worst as long as the committees or the corporate governance activities are concerned. Executive directors do not run the board, controlling shareholders does. यानी जो शेयर्स को कंट्रोल करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज हैं, फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं वही कंपनी के शेयर होल्डर्स भी होते हैं और कमेटी के अंदर भी वही लोग बैठे होते हैं। अपनी ही मर्जी की जो उन्हें सबसे फ़ायदेमंद चीज़ लगती है वो कर लेते हैं। कोई एक जो फॉर्मल वे है, फॉर्मल प्रोसीजर्स को चलाने का, वो नहीं अपनाया जा रहा पाकिस्तान के अंदर। यानी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ज़्यादा लेते हैं, चीज़ों को इनफॉर्मल वे में चलाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड रन द कंपनी इन अ प्रॉपर वे। यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इस तरह नहीं होना चाहिए कि दे शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज मोर इन्वॉल्व विद इन द मैटर्स ऑफ द कंपनी, दे शुड इन्वॉल्व इन द मैटर्स ऑफ द कंपनी। उन्हें देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, कैसी एक्टिविटी हो रही है, कौन कर रहा है, किस लिहाज से कर रहा है, क्या मैटर है, कमेटी कौन सी है, कमेटी में चेयरमैन किसे हम लगा रहे हैं, किससे मेंबर्स कौन कौन से हैं, पर्पस क्या है कमेटी का, क्या वो पर्पस पूरी कर रही है या नहीं। जो भी मामलात होंगे उसको एक तरीके कार से लेके चलने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता, चीज़ें मतलब इन्हें एक प्रॉपर वे में नहीं लेके जाया जाता। ठीक है, डायरेक्टर रेमुनरेशन ट्रीटेड एज एम्प्लॉय सैलरी इशू।
डायरेक्टर की रेमुनरेशन, जो कि चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, उसकी सैलरी को एक एम्प्लॉय के तौर पे लिया जा रहा होता है। जबकि हमने जब ये बात की कि कमेटी के अंदर जो भी मेंबर होगा उसकी रेमुनरेशन अलग होगी, यानी रेमुनरेशन इन अ सेंस कि लेट्स सपोज हम एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं, तो हमारा पर्पस क्या है, हमने कहा कि इसे सैलरी नहीं देनी, आप जो मीटिंग अटेंड करेंगे उसकी आपको फीस देंगे, ठीक है। अब उसका काम क्या है, उसे फीस मिल जानी है हर सूरत। अब कमेटी कैसा काम कर रही है उससे वो सही तरीके से चलाने का काम उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि उसे एज अ सैलरी डील कर रहा होता है, उसे पता होता है अगर मैं ऐसी कोई बात खराब कर दी, या मैंने कमेटी में कोई भी बात ऐसी की जो कि डायरेक्टर्स को अच्छी ना लगी या बोर्ड को अच्छी ना लगी, तो वो कमेटी से मुझे हटा देंगे, फिर मेरी सैलरी नहीं मिलेगी। यानी अपना जो पर्सनल स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मैटर करते हैं। यानी प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा या फॉर्मल वे से ज़्यादा इनफॉर्मल वे को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉट पेड एनी थिंग एट ऑल एक्सेप्ट अटेंडेंस फी। यानी वहाँ पे आपने मीटिंग अटेंड करते हैं, आपको उसी की पेमेंट मिल रही होती है। आपको बता दिया जाता है कि आपने कौन सी मीटिंग अटेंड की है, सर आपने इतनी मीटिंग्स अटेंड की हैं, पर मीटिंग आपका रेमुनरेशन है 15,000, तो आपने 10 मीटिंग अटेंड की हैं, वाला एक 50,000 का चेक आपको मिल गया। यानी उन्हें सबसे ज़्यादा ये होता है कि मीटिंग में अटेंडेंस लगवा लें, ताकि अटेंड करने के बाद हमारी जो छोटी मोटी रेमुनरेशन है वो कंफर्म हो जाए। they are not very much concerned about the matters of the company, they are not very much involved for the favor of the company। कंपनी को फ़ायदा है, नुकसान है, नहीं है, इससे ज़्यादा वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल स्टेक्स को कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद है नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमिटीज डू नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। द वर्स्ट थिंग इज दैट दीज टू द मेजर or one of the these two may be considered as an important committees of the बोर्ड। अब ये दोनों कमेटी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ ज़्यादातर कॉन्सेप्ट सिर्फ ऑडिट कमेटी का है, क्योंकि हमें लगता है कि ऑडिटिंग का काम अगर सही तरीके से हो गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करती है उसके अंदर हमने ये बात जहन में रखनी होती है कि हर मैटर को कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए। अब नॉमिनेशन कमेटी यानी किसी कोई बंदे को नॉमिनेट कर रही है, अब उसके अंदर क्या होता है कि अपना क्योंकि जो आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है नॉमिनेशन कमेटी की। वो क्या किसी के स्किल्स और उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी एजुकेशन और उसका एक्सपीरियंस कंसीडर करेंगे। मेरी मर्जी है कि that particular person should become the member of the board or the member of the committee। जो मैं बात कर रहा हूँ बस वही कंसीडर करना है। रेमुनरेशन कमेटी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि रेमुनरेशन कमेटी सॉरी जो हमारा जो है ना रेमुनरेशन की बात है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि फ़लाँ की फ़लाँ रेमुनरेशन है, फ़लाँ को इतनी सैलरी मिली है, ये वाला लेवल ऑफ मैनेजर को इतनी सैलरी मिलनी है, इस बंदे को इतने पैसे मिलने हैं, इस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इतने पैसे मिलने हैं। यानी कोई कमेटी सिस्टम नहीं है। रेमुनरेशन कमेटी क्या है कि हर एक बंदे की रेमुनरेशन को कंसीडर करती है कि भाई ये इस बंदे को इतने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जो रेमुनरेशन कमेटी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं ना होने के बराबर है, नॉमिनेशन कमेटी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। जो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है वो है ऑडिट कमेटी का, वो पाकिस्तान में हमेशा से है। मतलब ऑडिट कमेटी को ऑल इन ऑल समझते हैं कि बस कंपनी का ऑडिट कर देगी, कंपनी के ए टू जी चीज़ों को चेक करके हमें उसके बारे में आइडिया दे देगी। ठीक हो गया। एग्जेक्टिव कमेटी, अब एग्जेक्टिव कमेटी क्या होती है? सम डिसीजन कैन ओनली बी टेकन बाय बोर्ड बट बोर्ड कैन नॉट मीट टू फ्रिक्वेंटली, हैंस एग्जेक्टिव कमेटी विल विद डेलीगेटेड पावर्स। एग्जेक्टिव कमेटी क्या होती है कि इसमें जो मेजर जो होते हैं ना मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनमें से कोई ना कोई एक या दो बंदे इस कमेटी का मेंबर बन जाते हैं। यानी हमें पता होता है कि सीएफओ या सीईओ या मार्केटिंग मैनेजर ये मेन पर्सन्स हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई इनकी चीज़ों को या इनके मैटर्स को हमने ज़्यादा कंसीडर करना है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि भाई इन्हीं को आप ले आओ, ये जो बात कह रहे हैं उसी को कंसीडर करो, ये दो तीन बंदे जो है ना ये काम तमाम कर लेंगे, इन्हीं को मेंबर बना दो। एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है कि इन्हीं के पास पावर आ जाती है बोर्ड की, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग होती है 6 महीने बाद, बोर्ड की मीटिंग होती है 3 महीने बाद, बोर्ड की मीटिंग होती है आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर। तो अब इतने दूर जाने की जगह हम एग्जीक्यूटिव कमेटी बना देते हैं कि भाई ये दो तीन लोग हैं जो मेजर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बस जो ये डिसीजन ले ले वी हैव टू फॉलो इट, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देम, बट वट एवर दे आर सेइंग वी शुड फॉलो देम। ठीक हो गया।
often has executive directors and some independent executive डायरेक्टर्स एज मेंबर. एग्जेक्टिव कमेटी के अंदर कुछ एग्जेक्टिव मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन एग्जेक्टिव मेंबर्स होते हैं. मतलब ये दो बंदे ऐसे होते हैं जो मिल जुल के कंपनी की चीज़ों को चला लेते हैं, कंपनी के मैटर्स को चला लेते हैं. ठीक है. मीट फ्रिक्वेंटली टू डिस्पोज ऑफ रूटीन एग्जेक्टिव मैटर्स, ये ज़्यादातर मिलते हैं. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो सारे मेम्बरान होते हैं वो ज़्यादातर नहीं मिलते. वो ज़्यादातर काम नहीं कर, काम इन अ सेंस के वो उनकी जो है ना कम्युनिकेशन आपस में बहुत कम होती है. बट द एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स या एग्जेक्टिव कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में ज़्यादा मिलते हैं, बात करते हैं फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से. मतलब जो होते हैं ना रूटीन के मैटर्स उनको डील कर रहे होते हैं. और इनकी एग्जेक्टिव कमेटी को ऑल इन ऑल हम बोर्ड समझने लग जाते हैं. ठीक हो गया. गिव डिटेल रिपोर्ट टू बोर्ड वन मोर इम्पॉर्टेंट मैटर्स. अगर बहुत ही ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट मैटर आ जाए, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लेंगे, हमने डिसाइड कर लिया दैट दिस कंपनी शुड बी मर्ज विद अनदर कंपनी, देयर शुड बी एनी activity of the amalgamation, there should be any activity of the acquisition, we are going to expand by increasing a new plant और क्रिएटिंग एडिशनल प्लांट. अब ये इस किस्म के मैटर्स होते हैं जो कि प्रॉपर डिसीजंस, यानी ये ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि एक सिग्निफिकेंट नेचर के होते हैं. इन तमाम मैटर्स के बारे में जो डिसीजन मेकिंग कर रही होती है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी कर रही होती है, और ये किसकी अप्रूवल से कर रहे होते हैं? विद अप्रूवल ऑफ द बोर्ड. यानी ये एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है, एक तो उनसे बात कर लेती है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, और इन केस दे आर कंसीडरिंग इट्स मोर इम्पॉर्टेंट तो फिर वो क्या कहते हैं, बोर्ड की मीटिंग भी कॉल कर लेते हैं. स्पेशल मीटिंग इसे कहते हैं कि भाई आएँ और आके हम आपस में इस किसी भी मैटर के ऊपर बात कर सकें. ठीक हो गया. इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी टू. अभी एक टू इन अ सेंस के इसमें एडिशनल एक काम जो कर रहे होते हैं वो ये होता है रिड्यूसेस वर्क फॉर द बोर्ड. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि बोर्ड ने कब काम करना है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद. लेकिन जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है ये दिन मतलब हर हफ्ते हर महीने में एक आध मीटिंग लाजमी कर लेती है जिसमें तमाम मैटर्स को देख रही होती है कि अब हमने क्या करना है, क्या एक्टिविटी कर रही है, कितने की प्रोडक्शन हुई है, कितने की सेल हुई है, कितने की क्या क्या ऑडिट की एक्टिविटी करनी है, कहाँ कहाँ रेमनरेशन देनी है, कहाँ कहाँ मीटिंग कंडक्ट करनी है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ का मसला आ गया, किसी एम्प्लॉय ने जो जॉब छोड़ रहा है उसे देख रहा है, कोई नया एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट करनी है, ये सारे मैटर्स को एग्जीक्यूटिव कमेटी देख रही होती है. तो इससे सारे काम जब एग्जीक्यूटिव कमेटी करने लग जाती है तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का ना एक कह सकते हैं कि जो एक बर्डन होता है ना बोर्ड का वो रिड्यूस हो जाता है. दे कंसीडर इट मोर कन्वीनियंट टू गिव द वर्क टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी. बोर्ड कहता है कि सारे काम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव कमेटी ही कर ले, हम उसमें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन नहीं होगी कि हमें बार बार मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी या मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी. ठीक हो गया. प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड इनपुट टू द बोर्ड. यानी ये आप जब इसके अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रहती है ना इनमें, क्योंकि ये रूटीन मैटर्स को कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कौन क्या एक्टिविटी कर रहा होता है, तो इन अंदर जो स्पेशलाइज्ड एक इनपुट इन अ सेंस के अपना आइडिया दे देते हैं कि जी क्या काम हो रहा है. अच्छा सर ये बात ये मैं बता दूं कि ये काम इस तरह से चलना है. बोर्ड के लिए रिपोर्ट्स तैयार कर रही होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसमें तमाम बातों को इनकी पूरी डिटेल वाइज उन्हें इन्फॉर्म कर देता है. ठीक हो गया. उसके बाद है प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ चेकिंग. ऑडिट कमेटी के तमाम मैटर्स को एग्जीक्यूटिव कमेटी देख रही होती है. अब वो क्या होती है कि एक काम जो हो रहा है उसे पहले जब होने लगा तब इंटरनल ऑडिटर ने देखा, एक्सटर्नल ऑडिटर ने देखा, ऑडिट कमेटी ने देख लिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव कमेटी ने देख लिया, तो एक एक्स्ट्रा लेयर मिल जाती है चेकिंग की. मतलब चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर कोई काम हो रहा है, बोर्ड ने कहा कि ऐसा काम एक्टिविटी यूं कर लो, ठीक है, अब उसने उन्हें अपनी चीज़ ऑब्जर्व करके ये मैनेजमेंट या मैनेजर के सपोर्ट कर दिया कि यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. अब मैनेजर इज परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी इन अ राइट वे और नॉट, दिस कैन बी चेक्ड, this activity can be checked by the executive committee. ठीक है. Has more time to investigate and give more detailed report. हैज़ मोर टाइम टू इन्वेस्टिगेट. यानी इनके क्योंकि डेली काम कर रहे होते हैं ये चीज़ों को ज़्यादा यकीनली देख सकते हैं, जबकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद देख रहे होते हैं. उन्हें कम टाइम मिलता है. थोड़ी सी डेढ़ या 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की मीटिंग में वो 6 महीने का काम भुगता रहे होते हैं. लेकिन जो ये इनके पास रूटीन वर्क जब साथ साथ करते रहते हैं तो इन्हें ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि कंपनी में हो क्या रहा है. ठीक हो गया.
اور ڈیٹیل رپورٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی جو اوور ویو دینے والا کام ایگزیکٹو کمیٹی کا ہوتا ہے اس سے زیادہ بورڈ کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ایگزیکٹو کمیٹی ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، سرو ایز لوور ٹائر آف دا یونیٹری بورڈ، یعنی جو مین بورڈ ہوتا ہے اس کی مین جو ہے نا ورکنگ ایکٹیویٹی ایگزیکٹو کمیٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لاسٹ کانسیپٹ یہ ہمارا ہے ایڈ ہاک کمیٹی کا. ایڈ ہاک کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ ایڈ ہاک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ فار دا ٹائم بینگ، تھوڑے سے وقت کے لیے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ بناتے ہیں. آپ کو کوئی ایک اسپیشل میٹر ہے جسے ڈیل کرنا ہے، اس اسپیشل میٹر کو ڈیل کرنے کے لیے آپ بنا لیتے ہیں ایڈ ہاک کمیٹی. ایڈ ہاک ان سینس یہ ہوتا ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہوتی، یعنی یہ کچھ تھوڑی دیر، جیسے ہمارا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ایڈ ہاک بیسس پہ کوئی پوسٹ آئی ہوئی ہے یا ریکروٹمنٹ کرتے ہیں ایڈ ہاک بیسس پہ، اس کا ہوتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ، کچھ وقت کے لیے، جب تک آپ کے لیے پرماننٹ سیٹس نہیں ہوتی، پرماننٹ جگہ نہیں ہوتی، پرماننٹ کمیٹی کب تک نہیں بناتے، ہم ایک ایڈ ہاک کمیٹی کریٹ کر لیتے ہیں. اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ کریٹڈ فار اے سچویشن پرپز اور ٹائم اینڈ لیکوڈیٹڈ آفٹر وائنڈ، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز ہم بزنس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو وائنڈ اپ دا بزنس، وی آر گوئنگ ٹو لیکوڈیٹ دا بزنس. اب اس میٹر کو جب کمپنی کو لیکوڈیٹ کر لیا کمپنی میں تو کوئی بھی بورڈ نہ رہا، کمپنی میں تو کوئی بھی وہ نہ رہا، کیا کہہ سکتے ہیں، کمیٹیاں نہ رہیں. اب اس صورتحال میں کمپنی کی تمام میٹرز کو کون دیکھے گا؟ ہم نے اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایڈ ہاک کمیٹی دیکھے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے پروجیکٹ کمیٹی، انویسٹیگیشن کمیٹی اینڈ نیگوسیشن کمیٹی. اب دیز آر دا تھری ٹائپس آف دا ایڈ ہاک کمیٹی. پروجیکٹ کمیٹی کیا ہے کہ اے پروجیکٹ شروع کیا کمپنی نے، بی پروجیکٹ شروع کیا کمپنی، ایک خاص کام کے لیے کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے، کوئی خاص پروجیکٹ کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا؟ انویسٹیگیشن کمیٹی. کوئی خاص معاملہ آ گیا، کسی کی کوئی فراڈ پکڑا گیا ہے، کسی نے کوئی ہیر پھیر کیا ود ان این آرگنائزیشن، دیٹ فراڈ، دیٹ ڈیسیونگ ایکٹیویٹی کین بی ججڈ، کین بی انویسٹیگیٹڈ بائی دا انویسٹیگیشن کمیٹی. ٹھیک ہے. نیگوسیشن کمیٹی. نیگوسیشن کمیٹی کا کیا ہوتی ہے کہ کچھ ایسے میٹرز ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم نے کسی پارٹی سے بات کی ہے کہ آپ 10 لاکھ میں ہمیں مشینری سیل کر دیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اسے ایسی ہی بات کریں گے وداؤٹ دا انوالومنٹ آف اے پراپر گروپ آف پیپل، دیٹ company or that organization is not going to sell at 10 lakh. ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتا نہیں 15 لاکھ میں سیل کروں گا. اب اس پرپس کے لیے ہم 3-4 ممبران بنا دیتے ہیں کہ آپ نیگوشیٹ کریں. یعنی اگر ہم فار ایگزامپل اس کمپنی کی ایکسپینشن کر رہے ہیں، ہم کسی خاص پروجیکٹ میں انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کمپنی کو، اس کے لیے بھی آپ جس کمپنی یا جس بورڈ آف ڈائریکٹر سے جا کے بات کریں گے، یو ہیو ٹو نیگوشیٹ ود دیم، یو ہیو ٹو ریکوائر، یو ہیو ٹو you should try to agree, you should try to make that person agree on the points that are favorable for your own organization. آپ نے ان لوگوں کو آمادہ کرنا ہے کہ they should be ready for certain points that are favorable for your organization. جب آپ کو ایسے points، ایسے معاملے پتہ چل جائیں گے جس سے آپ کی organization کو فائدہ ہوگا، اس کام کو کرے گا کون؟ اس کام کو نیگوسیشن کمیٹی آپ کے لیے کرے گی. ٹرم آف ریفرنس ڈیسائیڈڈ بائی بورڈ آن نیڈ بیسس، یعنی اس میں کیا کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے، ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی جس پہ وہ نیگوسیشن کمیٹی، انویسٹیگیشن کمیٹی یا پروجیکٹ کمیٹی کام کرے گی. ان تمام یا تمام ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا آن نیڈ بیسس، یعنی جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، نیڈ ہے، اس چیز کے حساب سے بورڈ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ یہ ممبر یہ کام، یہ کمیٹی یہ ایکٹیویٹی کر سکتی ہے. دیٹ از دا اینڈ آف یور چیپٹر. انشاءاللہ وی ول ڈسکس دا نیکسٹ چیپٹر ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ.